जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं संविधान एवं राज्यव्यवस्था, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आखिर प्रस्तावना का अर्थ क्या है और इस संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। फिर हमने देखा था कि संविधान की प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है। आज हम उसके संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं देखेंगे। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो विशिष्ट शब्द हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। जैसे पिछली बार हमने आपसे से संविधान की प्रस्तावना बताया था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसको हम किसी भी किताब में अगर देखेंगे तो उसमें पहले ही पेज में लिखा होगा संविधान की प्रस्तावना। इसको हम एक अलग तरीके से समझते हैं कि आखिर इसको हम याद कैसे करेंगे। जैसे आइए हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक नए तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना, अगर मान लो हम यहाँ पर देखें भारत का झंडा बना रहे, ठीक है, भारत का तिरंगा झंडा हम बनाते हैं तो उसमें 3 रंग हैं, 3 रंग। तो झंडा कुछ इस प्रकार का है और ये क्या है, ये भारत का तिरंगा कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब सबसे ऊपर क्या लिखा होगा, सबसे ऊपर लिखा होगा समाजवादी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ठीक है। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3। जो पहला वाला है वो कैसा है, जो पहला वाला है सामाजिक, आर्थिक, और ये क्या है, राजनीतिक न्याय। तो न्याय कौन कौन से हैं, यह है सामाजिक न्याय, यह आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये हमारे संविधान के, ये प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। ये क्या है, उद्देश्य कि हम अपने संविधान को इस प्रकार से बनाना चाहते हैं, भारत को इस प्रकार से बनाना चाहते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक बनाना चाहते हैं। जो लक्ष्य क्या है, हमारा जो लक्ष्य है, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके। ये क्या है, लक्ष्य है। और ये क्यों करना चाहते हैं, ताकि यहां पर जो हमारे संविधान का जो अंतिम लक्ष्य है वो पूरा हो सके। जैसे यहां पर देखते हैं, ये हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, एकता और अखंडता। ये क्या है, एकता और अखंडता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अंतिम लक्ष्य है। वो कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ वातावरण है, उन वातावरण में रहकर, जैसे समता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ वातावरण है। इन वातावरण में रहकर, इनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करना चाहते हैं, हम एकता और अखंडता प्राप्त करना चाहते हैं। जो एकता और अखंडता है, ये क्या हमारा संविधान का अंतिम लक्ष्य है। ये क्या है, अंतिम लक्ष्य है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, अंतिम लक्ष्य। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये वर्ड क्या है, ये क्या है, इनका मतलब। जैसे समाजवादी क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है
आखिर इनका अर्थ क्या है, तो आइए समझ लेते हैं। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, यहां पर लिखा है हम भारत के लोग, इसको साफ कर दे रहे हैं। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में है हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व जैसे हम भारत के लोग, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, मतलब कौन कर रहा है, हम भारत के लोग, मतलब संपूर्ण शक्ति हमारे अंदर है। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह बात है। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर समाजवादी क्या है, समाजवादी आखिर क्या है, ये इसको हम अच्छे समझते हैं। जैसे आप एक हेडिंग डाल लीजिए समाजवादी, तो भारत में समाजवादी है, इसका आखिर अर्थ क्या है, तो ये हम देखते हैं। जैसे समाजवादी, इसको आप हेडिंग डाल लीजिए समाजवादी, ये प्रस्तावना को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हम एक एक वर्ड देखते हैं समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आखिर ये क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है संप्रभु। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संप्रभु होना या संप्रभुता। अब इसका मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाहरी मामलों से स्वतंत्र। मतलब यहां पर क्या है, यह बोला गया है कि भारत क्या है, संप्रभु है, संप्रभु गणराज्य है। मतलब ये क्या है, संप्रभु मतलब सर्वोच्च है, सर्वोच्च। कैसा सर्वोच्च है, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाहरी मामलों से स्वतंत्र है। आंतरिक मामलों में, किसमें, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है और बाहरी मामलों से स्वतंत्र है, और बाहरी मामलों से स्वतंत्र है। तो इसका मतलब ये है, तो संप्रभुता का मतलब है आंतरिक मामलों सर्वोच्च और बाहरी मामलों से स्वतंत्र है। मतलब क्या है कि भारत ना किसी के ऊपर निर्भर है और ना ही भारत किसी का डोमिनियन है, मतलब किसी का अधिकार, किसी के अंडर में नहीं है। भारत सर्वोच्च है, संप्रभु है। तो यहां पर सबसे पहले लिख लीजिए संप्रभुता, इसका आखिर मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। हेडर संप्रभुता, आखिर संप्रभुता का मतलब क्या है। जैसे यहां पर देखा हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब संप्रभुता। संप्रभुता को हम क्या बोलते हैं, संप्रभुता को बोलते हैं हम संप्रभुता, मतलब आंतरिक मामलों सर्वोच्च और बाहरी मामलों से स्वतंत्र, इसका मतलब यह होता है। तो इसमें लिख लीजिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संप्रभुता का अर्थ आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाहरी मामलों से स्वतंत्र। इसको लिख लीजिए, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाहरी मामलों से स्वतंत्र। अर्थात इसका अर्थ क्या है, आंतरिक मामलों से सर्वोच्च और बाहरी मामलों से स्वतंत्र। अर्थात भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है।
भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। लिख लिया? भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के लिए, यह अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के लिए स्वतंत्र है। यह अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के लिए स्वतंत्र है। तो यह हमने देखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है संप्रभुता। तो संप्रभुता को हमने विस्तार से जाना, क्या है संप्रभुता होती क्या है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं समाजवादी। क्या है समाजवादी क्या है? समाजवादी क्या है, जिसको भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा, कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आखिर समाजवादी आखिर क्या है, आइए हम समझते हैं जैसे समाजवादी क्या है। तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए समाजवादी, हेडिंग डाल लीजिए समाजवादी। समाजवादी आखिर क्या होता है, आइए हम समझते हैं। जैसे आप हेडिंग डालिए समाजवादी, समाजवादी, शायद थोड़ा ऊपर हो गया, यहां पर देखिए समाजवादी। आखिर समाजवादी क्या होता है और भारतीय समाजवाद क्या है। तो समाजवादी के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत में क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है जैसे अवसर की समानता। इसका उद्देश्य क्या है, इसका समाजवादी का उद्देश्य क्या है, समाजवादी का उद्देश्य है, समाजवादी हम पढ़ेंगे भारत की समाजवादी, मतलब भारतीय समाजवादी, भारतीय समाजवाद, भारतीय समाजवाद। तो आखिर ये समाजवादी क्या है, भारतीय समाजवाद। तो जो भारतीय समाजवाद है इसका उद्देश्य क्या है, अगर हम इसका उद्देश्य देखें, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य अवसर की समानता और व्यक्ति को बेहतर जीवन देना, इसका उद्देश्य है। क्या है इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता और लोगों को बेहतर जीवन देना, लोगों को बेहतर जीवन देना। क्या है, बेहतर जीवन देना, जीवन देना। तो ये क्या है, ये समाजवाद का अर्थ है। कि भारतीय समाजवाद का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य है अवसर की समानता और लोगों को बेहतर जीवन देना। तो ये क्या है, समाजवाद के उद्देश्य हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो समाजवाद है ये दो प्रकार की विचारधारा हैं। ये किस दृष्टिकोण पर आधारित है, इसकी दो विचारधाराएं हैं। अगर समाजवाद को हम देखें, समाजवाद, जो समाजवाद है, समाजवाद का जो दृष्टिकोण है वो दो विचारधाराओं पर आधारित है। इसका जो दृष्टिकोण है, क्या दृष्टिकोण, इसका जो दृष्टिकोण है वो दो विचारधाराओं पर आधारित है। कौन कौन सी विचारधारा, एक तो है यहां पर दो विचारधारा कौन सी है, एक तो फेवियन विचारधारा। कौन सी विचारधारा है, फेवियन, फेवियन विचारधारा, फेवियन विचारधारा। और दूसरी विचारधारा यहां पर गांधीवादी विचारधारा। कौन सी है, गांधीवादी, गांधीवादी विचारधारा। तो दो प्रकार की विचारधारा हैं। तो फेवियन विचारधारा है, इसके समर्थक कौन थे, इसके समर्थक के यहां पर जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थक थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थक थे। तो जो फेवियन विचारधारा है, फेवियन विचारधारा ये किस पर आधारित होती है, इसका मतलब क्या है, जो फेवियन विचारधारा होती है, जो फेवियन विचारधारा यहां पर अगर देखें फेवियन विचारधारा तो ये कुछ बातों में निर्भर करती है। जैसे ये लोकतंत्र पर विश्वास करता है, मतलब लोकतांत्रिक पे विश्वास करता है, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक। जो फेवियन विचारधारा है लोकतांत्रिक, क्रमिक सुधार, क्रमिक सुधार
बृहत उद्योगों के माध्यम से आर्थिक विकास करना चाहता है। आर्थिक विकास कैसे करना चाहता है? बृहत उद्योगों के माध्यम से, बृहत उद्योगों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से विचार करना चाहता है, आर्थिक विकास करना चाहता है। तो हमने देखा फेबियन विचारधारा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थक थे और ये चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो और जो आर्थिक विकास हो क्रमिक रूप से सुधार हो, और किसके माध्यम से? बृहत उद्योगों के माध्यम से भारत का आर्थिक विकास हो। ये चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या है? फेबियन विचारधारा के अंतर्गत यह आता है। जो गांधीवादी विचारधारा होती है इसके अंतर्गत क्या आता है? गांधीवादी विचारधारा, इसके समर्थक कौन थे? गांधी जी, जो अपने गांधी जी हैं इसके समर्थक थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं गांधीवादी विचारधारा किस पर आधारित होती है? तो कुछ बातों में आधारित होती है, जैसे ये आत्मनिर्भरता, 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 लघु उद्योग, लघु उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, और साथ में ये स्वनिर्भरता, आत्मनिर्भरता या स्वनिर्भरता और नैतिकता आधारित आर्थिक विकास चाहता है। मतलब ये कैसे चाहता है? जो गांधीवादी विचारधारा है ये कैसा चाहता है? बृहत उद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास, जबकि गांधीवादी विचारधारा क्या चाहती है? ये चाहती है कि नैतिकता के आधार पर आधारित विकास हो, नैतिकता के आधार पर आर्थिक विकास हो। मतलब नैतिकता पर, नैतिकता आधारित आर्थिक विकास हो, आधारित आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। तो ये क्या है? ये चाहता है आर्थिक विकास। ठीक है, तो यहां पर हमने एक चीज देखी है, समाजवाद। समाजवाद दो प्रकार का है, जैसे फेबियन समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद। जो फेबियन समाजवाद है लोकतांत्रिक, क्रमिक सुधार और बड़े उद्योग के माध्यम से आर्थिक विकास चाहता है, जबकि जो गांधीवादी विचारधारा है वो आत्मनिर्भरता, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और नैतिकता के माध्यम से, नैतिकता आधारित आर्थिक विकास चाहता है। ठीक है, हमारा समाजवाद है। और इसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसने अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए समाजवादी, बाकी हम इसको आगे समझाएंगे समाजवादी को। इसको आप लिखिए समाजवादी, हेडिंग डाल लीजिए समाजवादी, डैश डाल के लिखिए भारतीय समाजवाद, भारतीय समाजवाद। इसका उद्देश्य, पहला पॉइंट लिखिए, इसका उद्देश्य अवसर की समानता और लोगों को बेहतर जीवन देना, लोगों को बेहतर जीवन देना। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के अवसर की समानता और लोगों को बेहतर जीवन देना। जहां पर दूसरे में लिखिए, दूसरे पॉइंट में, जहां पर उत्पादन, वितरण एवं जो विनिमय है, क्या है? विनिमय, जो विनिमय है, उत्पादन, विनिमय यानी एक्सचेंज, जहां पर उत्पादन, वितरण और विनिमय पर राज्य का नियंत्रण और राज्य के द्वारा विनियमन। पहले हमने क्या देखा था? विनिमय, अब है विनियमन। क्या है? विनियमन, विनियमन मतलब रेगुलेशन। मतलब ये क्या चाहता है? ये चाहता है जो भारतीय समाजवाद, ये चाहता है कि जहां पर क्या हो? उत्पादन, वितरण और विनिमय पर राज्य का नियंत्रण हो और साथ में राज्य के द्वारा ही विनियमन हो। ये चाहता है भारतीय समाजवाद। जो भारतीय समाजवाद है ये समता मूलक ये अभी थोड़ा नोट कर लीजिए या फिर थोड़ा समझ लीजिए। जो भारतीय समाजवाद है, लिखिए, भारतीय समाजवाद समता मूलक समाज को स्थापित करने,
भारतीय समाजवाद समतामूलक समाज को स्थापित करने, भारतीय समाजवाद समतामूलक समाज को स्थापित करने, कौमा गरीबी समाप्त करने, गरीबी समाप्त करने एवं अवसर की असमानता को, एवं अवसर की असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से, एवं अवसर की असमानता को, अवसर की असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया। जो भारतीय समाजवाद है समतामूलक समाज को स्थापित करने के और गरीबी समाप्त करने और अवसर की असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया। मतलब ये चाहता है कि एक समतामूलक समाज की स्थापना हो, यह चाहता है कि समतामूलक समाज की स्थापना हो और गरीबी समाप्त हो, यह चाहता है समाजवाद। और ये चाहता है कि जो अवसर की असमानता है, जैसे अगर कोई पद है वहां पर सभी लोगों को समान अधिकार मिले लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार, जैसे ऐसा नहीं कि मतलब अगर मान लो डॉक्टर का पद है तो वहां पर उसकी जो शिक्षा प्राप्त करिए वही लोग आए, ऐसा नहीं कि कोई भी झोला छाप डॉक्टर आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या अवसर की समानता है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये क्या है, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। अब अगला पॉइंट लिखिए, जैसे चौथा पॉइंट जो भारतीय समाजवाद, लिखिए चौथा पॉइंट, भारतीय समाजवाद फेबियन समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद, फेबियन विचारधारा या फिर इसको लिख सकते हैं फेबियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद पर का मिश्रण है। भारतीय समाजवाद फेबियन समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद का मिश्रण है। अगला पॉइंट क्या है, भारतीय समाजवाद फेबियन समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद का मिश्रण है। जो फेबियन समाजवाद है, फेबियन समाजवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया, अभी हमने देखा ना, जो फेबियन समाजवाद है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, फेबियन समाजवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्रमिक या निरंतर सुधार, जो फेबियन समाजवाद है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्रमिक सुधार और बृहद उद्योगों के माध्यम से, फेबियन समाजवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्रमिक सुधार और बृहद उद्योगों के माध्यम से आर्थिक विकास का समर्थक है। फेबियन समाजवाद किसका समाधान करता है, फेबियन समाजवाद समर्थन करता है यहां पर लोकतांत्रिक, क्रमिक सुधार और बड़े उद्योगों के माध्यम से आर्थिक विकास हो। जबकि जो गांधीवादी समाजवाद है, लिखिए, जबकि गांधीवादी समाजवाद आत्मनिर्भरता या फिर स्वनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, लघु एवं कुटीर उद्योग इत्यादि पर बल देता है, लघु एवं कुटीर उद्योग इत्यादि पर बल देता है, जिसमें नैतिकता आधारित, इसमें नैतिकता आधारित आर्थिक विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता है या फिर विशेष तौर पर बल दिया जाता है, जहां पर नैतिकता आधारित आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया जाता है। अब थोड़ा रुक जाइए। जो भारतीय समाजवाद है, भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, नहीं अंशु में पता, भारतीय समाजवाद है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। जो भारतीय समाजवाद कैसा है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है जो लोक कल्याणकारी भाव की अवधारणा पर आधारित है। इसको नोट कर लीजिए। जैसे भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जो लोक कल्याणकारी
राज्य की अवधारणा पर आधारित है। भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जो लोक कल्याणकारी, कैसा है, लोक कल्याणकारी राज्य की, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें उदार लोकतांत्रिक तरीके से निचले तबके के लोगों को, जो निचले तबके के लोग हैं जैसे पिछड़े वर्ग हो गए या फिर गरीब वर्ग हो गए, उनको, निचले तबके के लोगों को संरक्षण देकर आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। निचले तबके के लोगों को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब क्या है, जो भारतीय समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। ये चाहता है कि जो समाजवाद का जो समाज का जो कल्याण हो वो लोक कल्याण हो, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की भावना आधारित है। मतलब लोक कल्याणकारी हो, जो राज्य हो, मतलब देश, भारत देश क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जिसमें सभी का कल्याण हो और जिसमें जो निचले तबके के लोग हैं उनका भी वहां पर कल्याण हो और आर्थिक विकास हो सके। निचले तबके का मतलब है जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका भी विकास हो। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं समाजवाद से संबंधित अनुच्छेद। समाजवाद से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो समाजवाद से संबंधित अनुच्छेद अगर देखा जाए तो इससे जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद जैसे 14, अनुच्छेद नंबर 14, इसको लिख लीजिए। समाजवाद से संबंधित अनुच्छेद डैश अनुच्छेद 14, 16, 38 कौन कौन से? इसके अनुच्छेद 14, 16, 38, 39, 14, 16, 38, 39 और 39A और 39B, 39C। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कैपिटल ए है और यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी और स्मॉल सी है। तो कौन सा है? स्मॉल बी और स्मॉल सी। मतलब 14, 16, 38, 39, 39A, 39B, 39C। जहाँ पर एक है कैपिटल में है। कैपिटल ए का मतलब है जो कैपिटल में नंबर लिखा है, मतलब संशोधन के माध्यम से लाया गया। ठीक है, और जो स्मॉल में है ये पहले से संविधान में थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इसमें संबंधित अनुच्छेद। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या भी दी है। तो इसमें लिख लीजिए अगला पॉइंट है समाजवाद, या फिर लिख लीजिए 1996 में, अगला पॉइंट 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समाजवाद भारत में समतामूलक समाज को स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समाजवाद भारत में समतामूलक समाज को स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया। जबकि सन 2000 में, उसी में लिखिए, जबकि सन 2000 में जीवी पंत, सन 2000 में जीवी पंत एक कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जी
बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो सन 2000 में जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश। बनाम उत्तर प्रदेश के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जबकि सन 2000 में जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में समाजवाद का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना एवं समाजवाद का उद्देश्य क्या है? गरीबी को समाप्त करना एवं अवसर की असमानता को समाप्त करना। समाजवाद का उद्देश्य क्या है? समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी को समाप्त करना एवं अवसर की असमानता को समाप्त करना। क्या? असमानता को समाप्त करना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में यह कहा। अब एक अगला पॉइंट लिखिए, मौलिक संविधान में, अगला पॉइंट, मौलिक संविधान में, यहां जो मूल संविधान है, मूल संविधान में समाजवाद शब्द नहीं था। मूल संविधान में समाजवाद शब्द नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इसे शामिल किया गया। मतलब जो समाजवाद है, समाजवाद भारतीय संविधान में था ही नहीं, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, ताकि, लिखिए, ताकि आर्थिक क्षेत्र में लाए जा रहे सुधारों पर विवाद न बढ़े। आर्थिक क्षेत्र में लाए जा रहे सुधारों पर विवाद न बढ़े तथा न्यायपालिका का समर्थन प्राप्त हो। तो ये हमने देखा समाजवाद। समाजवाद क्या है? मौलिक संविधान में नहीं था, उसको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ताकि जो सरकार भूमि सुधार कार्यक्रम लगा रही थी, लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में, कोर्ट में बहुत सारे विवाद बढ़ रहे थे। इसलिए क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया, ताकि इससे जुड़े हुए विवाद न बढ़े। तो ये हमने देखा समाजवाद।